चैप्टर है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं आपके। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, SLM। देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ पढ़ के आए। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स क्या है, पूरा एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे जो फोर्स के अंडर में या तो रेस्ट में हो या मोशन कर रहे हो। समझ में बात? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर डील विद रेस्ट एंड मोशन ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी फोर्स के अंडर में या तो क्या होगी, रेस्ट में होगी, या फिर क्या कर रही होगी, मोशन कर रही होगी। मशीन जहां आ गई, मशीन वहां क्या आ गई, मैकेनिक्स। कोई भी चीज हो जिसका काम मशीन के थ्रू हो रहा हो, वहां उसकी क्या लगेगी, मैकेनिक्स लगेगी। तो मैकेनिक्स क्या होती है, जहां हम किसी पार्टिकल्स को या तो रेस्ट में लें या फिर किस में कंसिडर करें, मोशन में कंसिडर करें, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों स्टैटिक्स और एक होता है बच्चों काइनेटिक। एक क्या है बच्चों, स्टैटिक्स, और एक क्या है, काइनेटिक। देखो स्टैटिक्स क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक्स यानी एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एट रेस्ट। लेकिन रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट की भी मीनिंग अलग अलग होती है। अगर कोई पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स के अंडर में भी क्या हो, रेस्ट में हो, तो उससे बोलते हैं हम स्टैटिक्स पार्टिकल। स्टैटिक्स माने यहां पर ये मत सोचना कि केवल पार्टिकल रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब यहाँ दो चीजें हैं। पार्टिकल के लिए क्लियरली कि रेस्ट नहीं बोलना है, बल्कि बोलना है कि ऐसा मोशन जिसमें डिफरेंट टाइप के फोर्स लगने के बावजूद भी पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो। ऐसे समझो, किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो, तो वो किसके अंदर डील होगा, स्टैटिक्स के अंदर। और नेट फोर्स जीरो होने को फिजिक्स में बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों स्टैटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि रेस्ट, ये बात ध्यान रखना, इसलिए इसको मैं अब मिटा रहा हूं। स्टैटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी किसी में रेस्ट में, नहीं, बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मूव भी कर सकती है। तो एक लाइन में आंसर है, अगर किसी बॉडी या कोई भी बॉडी सेवरल फोर्स के अंडर में क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसे, स्टैटिक्स। ध्यान से एक एग्जांपल देखिए, ये आपका एक बॉडी है, इसको एक बंदा इधर पकड़ के खींच रहा, इसको एक बंदा इधर पकड़ के खींच रहा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जीरो है, तो बताओ नेट फोर्स कितना बनेगा, बताओ बताओ नेट फोर्स कितना बनेगा इसका। बच्चों आवाज नहीं आ रही, बताओ नेट फोर्स कितना बना है यहाँ पर, जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम। और किसका पार्ट हो गया, स्टैटिक्स। आगे देखो, ये पैराशूट बांध के कूद रहा है कोई पर्सन नीचे, ये पैराशूट है, पैराशूटर है, नीचे आता है। तो हम देख रहे हैं पैराशूटर जब नीचे आएगा तो नीचे क्या लगेगा बच्चों, ग्रेविटी। क्या लगेगा नीचे, ग्रेविटी। और ऊपर क्या लगेगा, एयर का बायोन्सी फोर्स एंड एयर का विस्कस फोर्स। जब इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, इस एफ के इक्वल हो जाएगा, तो बोलो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बोलो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। बोलो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ये पैराशूटर क्या हवा में रुक जाएगा क्या, सोचो थोड़ा सा। कभी देखा हुआ है आपने, कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें पैराशूट बांध के कूदता है कोई पर्सन नीचे, तो क्या हवा में रुक जाता है कि पैराशूटर, बताओ। नो सर। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां था, नीचे। तो बोलो यहां पर एक यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहां पर बॉडी किस में है, मोशन में।
यहाँ किसमें, रेस्ट में। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, बताओ दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ बॉडी मोशन में है, यहाँ बॉडी रेस्ट में है, बताओ दोनों में कॉमन चीज क्या है। दोनों का नेट नेट फोर्स फोर्स जीरो है। जीरो है। दोनों में नेट फोर्स जीरो है। और जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा तो उसको कहां पर डील करेंगे, स्टैटिक्स में। आए बात समझ में। देखो स्टैटिक्स का मतलब टीचर कि ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर अपन रेस्ट पार्टिकल को डील करें तो वो क्या होती है, स्टैटिक्स। ये पूरी तरह से सही नहीं है। स्टैटिक्स में हम उन पार्टिकल को डील करते हैं जिन पर नेट फोर्स जीरो होता है, जो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब वो रेस्ट में भी हो सकते हैं और वो यूनिफॉर्मली मोशन भी कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल पे बॉडी रेस्ट में, इस वाले एग्जांपल में बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में फोर्स कितना है, जीरो है। तो ध्यान सुनना, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी आर डील विद द पार्टिकल which are equilibrium under several force, जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के अंडर में भी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, यानी इस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो फिजिक्स की इस ब्रांच को क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैटिक्स। नेक्स्ट आता है काइनेटिक। देखो काइनेटिक क्या होती है, आपने इसी बॉडी पर एक फोर्स इधर लगाया 10 न्यूटन का, और इसी बॉडी पर एक फोर्स इधर लगा बच्चों 5 न्यूटन का। अब बताओ क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे कि बच्चों, नो सर। नहीं। बोलो कैंसिल नहीं होंगे। तो एक रिजल्टेंट बनेगा, बोलो रिजल्टेंट किसकी साइड बनेगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की साइड। यानी आपका ये पार्टिकल रुका रहेगा कि नहीं, बोलो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। बोलो क्या इस बार नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि बच्चों, नहीं। यहाँ नेट फोर्स क्या था, जीरो। अब यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स बड़ा है तो पार्टिकल बड़े की साइड चला जाएगा। यानी जब आप पार्टिकल को फोर्स के अंडर में मोशन के बारे में डील करो, फिजिक्स का वो ब्रांच, मैकेनिक्स का वो ब्रांच जहां मोशन के साथ डील करे पार्टिकल को, जहां किसी फोर्स के अंडर में बॉडी क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, तो इसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक। और अगर फोर्स के अंडर में बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अब बच्चों काइनेटिक फिर दो टाइप की होती है। बच्चों काइनेटिक फिर कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है बच्चों। एक होता है इसमें काइनेमेटिक्स, और एक होता है इसमें डायनेमिक। देखो बच्चों अभी क्या होता है, हमारे को कैसे पढ़ाया जाता है, आज की तारीख में कैसे पढ़ाया जाता है, आज की तारीख में बच्चों को सीधे रोबोट बनाया जाता है। रोबोट कैसे बनाया जाता है कि भैया ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ले और एक क्वेश्चन का, इसके अलावा फिजिक्स क्या होती है तुझे इससे कोई मतलब नहीं। आया ना आपको समझ में। लेकिन जब आप कंपटीशन में भी सिलेक्ट हो जाते हो अच्छे मार्क्स से, ठीक है भाई, फिर आप जब कॉलेज जाते हो, यानी बीटेक में या नीट में कहीं भी जाते हो आप कॉलेज, तो जब वहां पर आपके सामने क्लास होती है ना, तो आपको पता लगता है कि यार मैंने काश एनसीईआरटी बहुत बढ़िया पढ़ी, मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं। और मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, इसे कोई नहीं पूछ रहा कंपटीशन में, ये नॉलेज है। क्वेश्चन हम भी करेंगे, लेकिन हम विद नॉलेज के साथ क्वेश्चन करते हैं कि हमारी फिजिक्स कैसी है, नेचर को समझेंगे कि रियल में फिजिक्स कैसा होता होगा। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। अब आता है काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल देखो बच्चों, ये m मास का पार्टिकल है और आपने इस पार्टिकल पर क्या लगाया बच्चों, फोर्स। ये m मास का पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर आपने क्या लगाया बच्चों, फोर्स। फोर्स लगाते हैं दोनों पार्टिकल मूव करेगा बच्चों एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में बोलो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर लेगा, नहीं कर लेगा। बोलो इस पार्टिकल में वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा, नहीं। बोलो इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। ये सारी चीजें कब प्रोड्यूस हुई, जब आपने क्या लगाया, फोर्स। अब इस पूरी कहानी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट में मैं लेता हूं जिनके वजह से मोशन होगा, इन्हें बोलते हैं कॉज ऑफ मोशन। देखो ना बच्चों, अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो क्या मोशन हो जाता है,
आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन दीवार पर लगा रहे हो जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो क्या मोशन हो जाता है कि नहीं? तो बच्चों ये दोनों कौन कौन, फोर्स और मास, ये दोनों कौन है, कॉज ऑफ मोशन। दोनों कौन है, कॉज ऑफ मोशन। आगे देखो, इधर देखो बच्चों, ये चीजें कौन है जो मोशन के बाद पैदा हुई, मोशन होने के बाद जो प्रकट हुई वो कौन है, कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, जिसे हम समझेंगे मोशन कैसा होता होगा, मोशन कैसा दिखता होगा। ठीक है भाई, इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। और काम की बात सुनना ध्यान से, बोलो काइनेमेटिक्स क्या होता है? फिजिक्स का वो ब्रांच या मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किए बिना सीधे कंपोनेंट्स ऑफ मोशन की बात करें, इस बारे में कोई बात नहीं करें कि मोशन क्यों हुआ है, ओनली केवल कंपोनेंट्स की बात करें। ध्यान सुनना, ये लाइन आपके सामने ड्रॉ हो रहा है, इधर मैं आ रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, काइनेमेटिक्स में ओनली किसकी बात करेंगे, ओनली कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, नो कॉज ऑफ मोशन। ओनली किसकी बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ मोशन की। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी आर डील ओनली कंपोनेंट्स ऑफ मोशन विदाउट कंसीडर ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किए बिना केवल कंपोनेंट्स की बात करें तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। याद है काइनेमेटिक्स का सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो बोल के बताओ, किसी को याद हो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दिया मैंने, सेकंड इक्वेशन बताओ किसी को याद हो, न्यूटन का S सेकंड equal इक्वेशन to बताओ। S equal to ut plus half at square. थर्ड इक्वेशन ये होता था v स्क्वायर इज इक्वल, यही होता था बच्चों। अब ध्यान से देख के बताओ मुझे, इसमें कहीं फोर्स आ रहा है क्या, बताओ, देखो No sir. इसमें कहीं मास आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा। बोलो कॉज ऑफ मोशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ओनली किसकी बात की जा रही है, कंपोनेंट्स की। किसकी बात की जा रही है, कंपोनेंट्स की। इसलिए ये कौन है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है बच्चों। किसकी इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स की। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अगर हम दोनों को कंसीडर करें, बोथ कंपोनेंट ऑफ मोशन एंड प्लस कॉज ऑफ मोशन, अगर हम दोनों को कंसीडर करें बच्चों तो फिर उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डायनेमिक। क्या बोलेंगे बच्चों, डायनेमिक। जिसमें दोनों की बात हो, कंपोनेंट्स की भी बात हो और कॉज ऑफ मोशन की भी बात हो, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, डायनेमिक। देखो डायनेमिक का एग्जांपल याद है आपको, आपने न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा है, न्यूटन लॉ भी पढ़ेंगे आपने, लॉज ऑफ न्यूटन पढ़े, याद है किसी को? न्यूटन ने 3 लॉज भी दिए थे ना, न्यूटन ने 3 लॉज। न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। याद है, याद है आपको न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था? मैं प्रूव करूंगा आगे। F इजिकल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ में आता था बच्चों। फोर्स का जो डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ में आता है। तो न्यूटन लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है भाई, लॉज ऑफ न्यूटन। तो दोबारा देखो बच्चों एक बार और, क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमें बेसिकली पढ़ के आ रहे हैं मैकेनिक्स, अब आप पूरा मैकेनिक्स ही पढ़ोगे आने वाले 4-5 चैप्टर के अंदर। क्या होता है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स हमारे फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल्स को फोर्स के अंडर में या तो रेस्ट में डील करेंगे या मोशन में डील करेंगे। तो जब हम पार्टिकल को रेस्ट या मोशन में डील करें तो उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। बच्चों मैकेनिक्स 2 टाइप का होता है, एक तो होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेटिक। अगर फोर्स के अंडर में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, फोर्स लग रहा हो और इक्विलिब्रियम में, क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का, नेट फोर्स कितना हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब कभी भी मत समझना कि पार्टिकल रेस्ट में, नहीं समझोगे ना, बताओ। तो क्या होता है स्टैटिक्स का मतलब, बताओ, आप ही बोलो क्या होता है स्टैटिक्स का मतलब।
बोलो नेट फोर्स नेट क्या हो? फोर्स 0। जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होने में दो बातें, पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है और पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है। अगला आता है काइनेटिक। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो, नेट फोर्स के अंदर में पार्टिकल क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें किसी पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करेंगे अंडर द सेवरल फोर्स। काइनेटिक दो टाइप का होता है बच्चों, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। बोलो फोर्स और मास कौन है? बोलो बताओ, फोर्स और मास कौन है? कॉज ऑफ मोशन। कौन है कॉज ऑफ मोशन? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन, ये कौन है बच्चों? कंपोनेंट ऑफ मोशन। अगर आप कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किए, कोई मतलब नहीं किसने धक्का दिया, ठीक है, कितना मास है, कोई मतलब नहीं, बस मोशन हो रहा है दोबारा से। वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक। लेकिन अगर आप कॉज ऑफ मोशन और कंपोनेंट ऑफ मोशन दोनों को एक साथ कंसीडर करो, उसे क्या बोलेंगे? डायनेमिक। क्या बोलेंगे बच्चों? डायनेमिक। इसका एग्जांपल है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एग्जांपल है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया? मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, ये मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेटिक। काइनेटिक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या बोलो? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। ठीक है भाई, इसका फोटो ले लो, ऐसे कैसे नोट्स में भी लिखना। नोट्स में केवल डेफिनेशन है, इस तरह का कोई डायग्राम नहीं है, तो नोट्स जब बनाओ तो इस फोटो को क्लियरली फर्स्ट पेज पे छाप देना। तो डबल देखो बाल को आप क्या पढ़ेंगे? यहाँ किसी को डाउट है भैया? डाउट आने चाहिए। डाउट अब तुम कुछ भी पूछ लो मेरे से, अब साइन कॉस थीटा नहीं है, फिजिक्स से देख लूंगा सबको मैं एक एक करके, ठीक है ना? अब आप डाउट पूछ सकते हो मेरे से, कोई भी चीज दिमाग में आए, सर ये ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, पूछो आराम से। आप पूछोगे तो ही मजा आएगा क्लास में, ठीक है कि किसी को डाउट इसमें? निखिल डाउट है क्या भैया? देख ले, नो डाउट हो सर, तो नो नो। बता देना भैया, डाउट हो तो किसी को, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें को समझेंगे, जैसे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है भाई, पार्टिकल में और बॉडी में क्या फर्क होता है, सबके छोटे छोटे बातें मगर मोटी मोटी बातें। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका डेफिनेशन शीट में नहीं है, मैं लिखाऊंगा तो आप नोट्स तैयार रखना, लिख लेना, इसको भी बोलूंगा मैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले समझा देता हूँ क्या होता है। चलो भाई देखो, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इसके बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, इसके बिना हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते। देखो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल देखना बच्चों। बच्चों ट्रेन है, ये ट्रेन की एक बोगी है बच्चों, बंद पड़ी है फिलहाल, अभी अभी चली है। ये दो आमने सामने की इसकी बेंच है, ऐसे होती ना ट्रेन। ये ट्रेन जा रही है बच्चों वी वेलोसिटी से, ठीक है? थोड़ा सा कहानी में इंटरेस्ट ला देते हैं, ठीक है भाई? अब आपकी ये ट्रेन जा रही है बच्चों वी वेलोसिटी से, ये प्लेटफॉर्म पर कोई, ये तो है सही, कोई दूसरा आशिक और खड़ा है, ये ए है, ये बी है, और ये कौन है? सी है, ठीक है? तो बच्चों इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसका? ए का और बी का। होगा सही, हो तो आपको पता है, ठीक है? अब बच्चों ये भी इस ट्रेन को देख रहा है या फिर इसको देख रहा है, ठीक है? और ये तो देख ही रहा है, इसलिए तो थोड़ा टिकट का पैसा ज्यादा दिया है ना? तो बच्चों ये ए है, ये बी है, और ये कौन है? सी है। ए भी इसको देखेगा, सी को, बी भी इसको देखेगा, सी को। अब आप बताओ, मैं अगर ए से पूछूं कि भैया सी का वेलोसिटी क्या है, देखो फिजिक्स में ऐसे पूछता है ना, और फालतू बात फोन नंबर की निकालता है। आपसे मैंने पूछा कि भैया बता, ए से पूछा मैंने, मैं कहीं और जगह हूं,
मुझे कोई लेना देना नहीं है देखो इन चीजों से। मैं कहीं और जगह मैंने ऐसे पूछा कि भैया सी का क्या है, सी रेस्ट में है कि मोशन में, बताओ क्या बोलोगे? ए के बारे में ऐसे पूछा मैंने कि भैया बता सी किस में है, रेस्ट में है कि मोशन में, तो बोलो क्या बोलोगे? रेस्ट में। ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है? ये बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है बच्चों, प्लेटफॉर्म पर है। मैंने ऐसे पूछा कि भैया सी क्या कर रहा है, ट्रेन चल रही है बच्चों, तो बोलो सी का फिजिकल कंडीशन कैसा है, रेस्ट है कि मोशन है, बताओ भैया, सीधी सी बात है। तो अगर ट्रेन चल रही है तो ये बालिका भी तो चल रही है। अरे नहीं चल रही क्या? अरे प्यारी सी बालिका चल रही, नहीं चल रही? चल रही है, और चल रही तो रेस्ट में हुई मोशन में हुई, बताओ? मोशन में। मोशन में। तो बच्चों ए के लिए ये सी किसमें, मोशन में। चलो बी से पूछा, फिर मैं किससे पूछा, बी से, तो बोलो बी के लिए सी कैसा है, बताओ? सामने बैठा है उसको तो बिल्कुल साक्षात सामने बैठा है, बोलो कैसा है, रेस्ट में मोशन में? रेस्ट में। रेस्ट में है ना? क्या वो बच्चों नजर नहीं आ रहा, वो बच्चों के जवाब नहीं आ रहा? दोबारा देखो भैया, ट्रेन जा रही है बी वेलोसिटी से है, हमारे पास 3 पर्सन है, एक प्लेटफॉर्म पर चुपचाप खड़ा है, बी और सी ट्रेन के अंदर चुपचाप बैठे हैं। मैंने पहले ऐसे पूछा कि भैया सी कैसा है, रेस्ट में है मोशन में है, तो इसके लिए जवाब आया रेस्ट में नहीं है भाई, ट्रेन चल रही है तो वो भी मोशन में। फिर मैंने बी से पूछा कि सी कैसा है, रेस्ट में कि मोशन में, तो क्या बोला वो कि भाई मेरे सामने चुपचाप बैठा है, किसमें, रेस्ट में। तो बताओ एक ही पर्सन के लिए आंसर अलग अलग आ रहे, नहीं आ रहे? सी बी के लिए रेस्ट में है और सी ए के लिए किसमें आ गया, मोशन में आ गया। इसके आंसर अलग अलग आने के पीछे रीजन क्या है? आपने वो दोनों पॉइंट अलग अलग लिए जहां से पार्टिकल को देखा है। इस जगह आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम बोल रहे हैं वो कहाँ है, रेस्ट में, और इस जगह आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बच्चों वो पॉइंट जहां खड़े होके हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को, उसके वेलोसिटी को, उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो पॉइंट जहां से किसी पार्टिकल की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको फाइंड आउट किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो हमारा सबसे इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा बच्चों, ये सबसे अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम हमेशा इस जगह पर बैठेंगे, हमारा हेड ऑफिस यही होगा, ठीक है? पार्टिकल इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरी नजर रखेंगे। तो ओरिजिन हमारा कौन होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्स के जाएंगे तो एक्स के अलोंग वैल्यू चेंज होगा, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। तो ये जो होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोबारा सुनो क्या डेफिनेशन है, वो पॉइंट या वो जगह जहां खड़े होकर आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इनको फाइंड आउट करो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बताएगा ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, बताओ? इस ए पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जगह बताओ, जगह का नाम बताओ कौन है? बी और सी। प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। अरे ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ, प्लेटफॉर्म। बताओ बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, बी के लिए ट्रेन। ट्रेन। आगे ना समझ में? दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन थे, अलग अलग, इसलिए आंसर भी क्या है, अलग। आया नहीं है, आगे देखना। अगला आता है बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट या भी पार्टिकल। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल? देखो मर्जी पड़े जब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, मर्जी पड़े जब बॉडी नहीं बोलेंगे। अगर कोई बॉडी है बच्चों ये, और इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, और ये बॉडी एक जगह से मूव करके कहां चली गई, दूसरी जगह। ये इस बॉडी का डायमीटर है,
जो इसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बॉडी की वो लेंथ है जो ये कवर कर रही है, वो डिस्टेंस। अगर बच्चों कवरिंग डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू इट्स साइज, ये क्या है? डिस्टेंस। और ये क्या है बच्चों? साइज। बोलो कौन बहुत ज्यादा है? डिस्टेंस। किससे? साइज से। तो फिर आपकी इस बॉडी को हम एज ए क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। आगे समझो बच्चों, अगर कोई भी बॉडी इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है कि उसके डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसके डिस्टेंस के कंपेरेटिवली, तो फिर उस केस में उस बॉडी को क्या बोलेंगे? पार्टिकल। तो बॉडी अलग चीज है, और बॉडी ही क्या बन जाएगा पर्टिकुलर केस में? पार्टिकल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना। बुलेट देखी सबने? बुलेट छोटी सी होती है, क्या होता होगा? 1 या 2 सेंटीमीटर का साइज होता होगा। अब आप जब उसे गन से लोड करके चलाते हो तो बोलो वो आराम से कम आधा किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर कर ही लेती है ना, 500 मीटर तक तो जा ही सकती है ना बुलेट से, जाती है ना। अब बताओ 500 मीटर के कंपेरेटिवली बोलो 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है ना, तो बोलो बुलेट को आप एज ए क्या ले लोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या ले लोगे? पार्टिकल। एक ट्रेन देखी आपने? ट्रेन, क्या हम ट्रेन को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? बताओ, ट्रेन को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? सोचो थोड़ा सा। अरे जवाब दिया करो, गलत हो तो गलत दिया करो, कभी डांटा के मैंने आप लोगों को, तो जवाब दिया सर करो। कर सकते हैं Yes, सर। sir. कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। कैसे कर सकते हैं बताओ? ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है। सर एक्चुअली वो लिमिटेड रहती है, लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, अगर बच्चे ट्रेन होती, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कितने मीटर की होती है? 300 मीटर की। लेकिन एक ट्रेन आपका कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है बच्चों, तो वो तो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया ना। तो उस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली बोलो ट्रेन तो छोटा सा हो गया ना। आप गूगल पर सर्च करोगे तो ट्रेन छोटा सा पॉइंट नजर आएगा? नहीं आएगा। एक एरोप्लेन दिखने में बड़ा होता है, लेकिन जब वो मूव करता है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, तो बोलो उसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते? अरे मून कितना बड़ा है, पर अर्थ पर बैठे बैठे बोलते नहीं इतना सा है मून, इतना सा, तो पॉइंट नहीं हो गया क्या? तो बच्चों अगर किसी पार्टिकल का डायमेंशन यानी उसका साइज उसके कवरिंग डिस्टेंस के कंपेरेटिवली बहुत छोटा हो, तो उस पार्टिकल को हम बॉडी ना बोल के क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये मार्कर देख रहे हो आप? अभी ये मार्कर है बच्चों, इसका नाम है मार्कर। लेकिन अगर सर इसको आप मैंने, अटक गए। हेलो क्या हुआ? सर इस मार्कर को क्या बोलेंगे? हम बॉडी। लेकिन अगर इसको फेंकू मैं और ये 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरे, थोड़ी देर रजनीकांत मान लो मेरे को, इसको फेंका मैंने और कितना दूर जाकर गिरा? 1 किलोमीटर, तो बोलो अब इसको क्या बोलोगे आप? मार्कर बोलोगे या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे? Point object. Point object. यही चीज क्या बन गया बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना कि एक बॉडी में और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में फर्क होता है। अगर उसके डायमेंशन ज्यादा है तो वो बॉडी है, अगर उसके डायमेंशन कम हो गए तो वो क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? वो पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एट रेस्ट, एट मोशन। ठीक है भाई, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, देखते जाए। अगर किसी भी पार्टिकल की, जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बच्चों, ठीक है। इसके सामने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक कार खड़ी है, ठीक है भाई। अब इस कार की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा। सपोज करो इससे इसका डिस्टेंस है 5, t is equal to 0 पर पोजीशन कितना है? 5 मीटर। आफ्टर 1 सेकेंड 5 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड 5 मीटर। ओके बच्चों, तो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बोलो इस पार्टिकल की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो इसे बोलेंगे एट रेस्ट। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज नहीं हो, if the position of particle does not change with time with respect to frame of reference, तो is called at rest। लेकिन अब आपका ये जो पार्टिकल है,
अब बच्चों ये मूव कर गया। जब आपने t इक्वल टू बोला था तो कहाँ था ये, x इक्वल टू 5 मीटर। जैसे 1 सेकेंड बोला तो 10 मीटर चला गया, 2 सेकेंड बोला तो 15 मीटर चला गया। बोलो अब इसकी पोजीशन टाइम के साथ वेरी करके नहीं करती, तो इसे क्या बोलेंगे, एट मोशन। क्या बोलेंगे, एट मोशन। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं करे तो उसे क्या बोलेंगे, एट रेस्ट। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं करे तो एट रेस्ट, और अगर टाइम के साथ वेरी करे तो एट मोशन। इसका डेफिनेशन लिखो फटाफट से, इसका डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द any point or place, it is defined as the any point and place, any point and place from which we calculate the position, velocity, acceleration, etc. From which we calculate the position, velocity, acceleration, etc. is called frame of reference. Is called frame of reference. ठीक है बच्चों, ये हो गया है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। फोटो ले लेना, इसको शीट आपको मिल जाएगी, मैं अभी उसमें डाल दूंगा ऐप के अंदर। और एक और बात सुन लो बच्चों, अगर किसी को वापस डायमेंशन पढ़ना है, अगर लगता है कि मुझे डायमेंशन समझ में नहीं आया है या दोबारा पढ़ना है, तो मैं एक क्लास और चला रहा हूँ अभी फिलहाल। आज तो वो क्लास अभी 9 बजे चलेगी। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो उसको ऑनलाइन, ठीक है ना। और अगर पढ़ रखा है तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और अगर पढ़ना है तो अभी 9 बजे फिर एक बैच चलेगा, उस बैच का पर्टिकुलर रेगुलर टाइम क्या रहेगा वो उस बैच में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो अभी 9 बजे एक और क्लास चलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक इस पर भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। फोटो लगेगा।